everyone, welcome to my channel Study Talk with वैशाली। So students, लास्ट लेक्चर में हमने कॉरिलेशन एंड कॉसेशन के बारे में समझा था, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस किया था कि कॉरिलेशन एंड कॉसेशन क्या होता है, और मैंने बताया था कि ये ड्यू टू 3 रीजंस की वजह से होता है, जिसमें से फर्स्ट रीजन म्यूचुअल डिपेंडेंस हम कर चुके हैं। आज सेकेंड रीजन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड रीजन है ड्यू टू प्योर चांस। देखिए इसके अंदर क्या होता है। इन ए स्मॉल सैंपल इट इज पॉसिबल दैट 2 वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड, कि जब स्मॉल लेवल के ऊपर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं तो हो सकता है कि 2 वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड हो। बट इन यूनिवर्स दीज वेरिएबल्स आर अनलाइकली टू बी कोरिलेटेड। बट यूनिवर्स में हो सकता है कि वो वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेट ना करते हों। यूनिवर्स मीन्स जब हम लार्ज लेवल के ऊपर सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। Such correlation may be due to either the fluctuations of pure random sampling. Pure random sampling में fluctuations की वजह से वो correlation exist कर सकता है, या फिर due to the biasness of investigator in selecting the sample, या फिर investigator के द्वारा samples को select करते वक्त biasness हुई है, उस वजह से भी correlation exist कर सकता है। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, इस टाइप के जो कॉरिलेशन होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्प्यूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन, ठीक है। नॉनसेंस या फिर स्प्यूरियस कोरिलेशन इनको क्यों कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइप के जो कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं ये मीनिंगफुल नहीं होते, इनमें किसी टाइप का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। ये ड्यू टू प्योर चांस की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ है इनकम और एक तरफ है वेट। एक पर्सन जिसकी इनकम पहले 5000 है, उसका वेट 100 kg है। सेकंड, उसकी इनकम 6000 हो जाती है तो उसका वेट 120 kg हो जाता है। थर्ड, उसकी इनकम 7000 हो जाती है तो उसका वेट 140 हो जाता है। देन उसकी इनकम 8000 हो जाती है तो उसका वेट 160 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 1000 से और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 2020 से, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सेम प्रोपोर्शन में आ रहा है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जब सेम प्रोपोर्शन में 2 वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो कौन सा कोरिलेशन होता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, कि सेम डायरेक्शन में और सेम प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, उस केस में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है? नहीं, नो, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। इसमें कोई लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इनकम बढ़ने से किसी पर्सन का वेट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे तो फिर अगर किसी पर्सन की इनकम 1 लाख है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है। तो इस टाइप के वेरिएबल्स में जब कोरिलेशन हाई डिग्री में मिलता है तो यानी कि वो ड्यू टू प्योर चांस है, ठीक है। या तो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा बायसनेस हुई है सैंपल्स को सिलेक्ट करने में, ठीक है, या फिर प्योर रैंडम सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस हुई हैं। तो इस टाइप के कोरिलेशन को हम नॉनसेंस या फिर स्प्यूरियस कोरिलेशन बोलते हैं, जहां पर 2 वेरिएबल्स जिनके बीच में कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है। तो उस केस में जो वेरिएबल्स हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। जो कोरिलेशन होता है वो ड्यू टू प्योर चांस होता है। नेक्स्ट वन इज ड्यू टू एनी थर्ड कॉमन फैक्टर। देखिए इस पॉइंट में क्या है कि कई बार हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन उन दोनों फैक्टर्स की वजह से उनमें रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि थर्ड फैक्टर की वजह से कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट द आउटपुट ऑफ 2 वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय सम अदर कॉज और कॉजेज। 2 वेरिएबल्स के बीच में जो आउटपुट आया है वो किसी थर्ड फैक्टर की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ ग्राम एंड व्हीट इज अफेक्टेड बाय रेनफॉल, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा। मान लीजिए इसमें जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ग्राम एंड व्हीट इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा, है ना। कि
हमने ये देखा कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्राम एंड वीट का, दोनों का ही प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ग्राम का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है तभी वीट का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, या फिर वीट का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है तभी ग्राम का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। इनको अफेक्ट करने वाले थर्ड फैक्टर हैं, हो सकता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बहुत अच्छी रेनफॉल हुई है उस वजह से, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजर्स जो यूज़ किए गए थे वो काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं। जिस टाइम पे हार्वेस्टिंग की गई ग्राम एंड वीट की उस टाइम पे वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी थी, तो ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं इन दोनों के प्रोडक्शन को। तो यहाँ पर कोरिलेशन तो है लेकिन वो थर्ड फैक्टर की वजह से है, इसीलिए ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनमें किसी भी प्रकार का कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसमें एक फैक्टर और ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल में भी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। हेयर थर्ड फोर्स इज चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, यहाँ पर जो थर्ड फोर्स है वो क्या हो जाएगी, प्राइस। द डिमांड एंड सप्लाई मूव इन इनवर्स रिलेशन ड्यू टू वेरिएशन इन द प्राइस विच इज ए थर्ड फोर्स। मान लीजिए प्राइस जो है उसमें वेरिएशन हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई दोनों में ही चेंज हो रहा है, यानी कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। थर्ड फैक्टर जो प्राइस है उसमें वेरिएशंस हो रहे हैं, ठीक है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो रहा है। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सबसे पहले है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये बिल्कुल ठीक है लाइन, कि कोरिलेशन जो है हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशनशिप है। इट डज नॉट सेल अस एनीथिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी है कि जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वहाँ पर कोरिलेशन होता है, लेकिन जहाँ पर कोरिलेशन होगा वहाँ पर जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। तो कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो बताता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं बताता कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Second statement is the ratio of explained variation to the total variation is called coefficient of correlation। देखिए ये जो टोटल वेरिएशन और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है इसका भी एक टॉपिक है कोरिलेशन के अंदर जो मैं आगे आपको कराऊंगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, जब मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगी तो आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज Pearson's coefficient always assumes linear relationship and is unduly affected the extreme items। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स पढ़ेंगे कोरिलेशन को स्टडी करने के, उसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए पहले वाली जो दोनों स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में क्यों लाई हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमने एक टॉपिक किया तो उससे ही एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 टॉपिक्स को उठाया गया है। आज का टॉपिक कोरिलेशन एंड कॉसेशन, ठीक है। अनदर टॉपिक इज मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, 2 टॉपिक्स हो गए। थर्ड टॉपिक इज टोटल वेरिएशन का, ठीक है, टॉपिक यहाँ पर 3 टॉपिक्स। फोर्थ टॉपिक इज मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन के चैप्टर में से 4 टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप यहाँ से समझिए कि यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स को मिलाकर भी एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, इसीलिए हर एक टॉपिक को पढ़ना यहाँ पर कितना ज़रूरी है, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन लाने का मेरा यही मोटिव था ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, and subscribe my channel and also click on the bell icon so that you can get all future notifications. Thank you.